गुड इवनिंग एवरीवन। हम अपना हिंदी में सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेद में 6 रसों की बात कही गई है कि हमारे खाने में 6 प्रकार के रस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मधुर यानी मीठा रस, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी काफी उष्ण गर्म, और तिक्त का मतलब है कड़वा, और कषाय का मतलब है कसेला, जिसको खाने से हमें लगता है मुंह कसा कसा लगता है, जैसे कि जामुन को खाने से। तो ये 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में कहे गए हैं। इनमें जो पहले 3 रस हैं, ये पहले 3 रस हमारे शरीर में कफ को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम मीठी लस्सी, जब हम मीठा दूध पीते हैं, तो जब हम मीठा दूध पीते हैं तो हमारे अंदर कफ बढ़ जाता है। तो मीठा दूध पीने से हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ता है। इसका अर्थ है कि मीठा दूध यानी मधुर रस कफ को बढ़ाता है। तो जब हम मीठा दूध पीते हैं तो हमें गहरी नींद आती है, क्योंकि कफ जब बढ़ता है तो हमें गहरी नींद आती है। जैसे छोटे बच्चों में कफा की मात्रा ज्यादा होती है तो बच्चे काफी सोते हैं, और जैसे जैसे कफ की मात्रा कम होती जाती है हमारी नींद भी कम होती चली जाती है। तो रात्रि को अगर 1 गिलास गर्म मीठा दूध पिया जाए तो अच्छी नींद आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि कफ कफ की वृद्धि से। तो मधुर रस कफ को बढ़ाता है, यानी पहले तीनों के तीनों रस मधुर, अम्ल और लवण कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं, और ये कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं। कफ का मतलब है बॉडी का वेट, बॉडी की बिल्डिंग। कफ का मतलब है हमारे शरीर में वाटर का रिटेंशन, शरीर का बड़ा होना, फूलना, मोटा होना। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये हम डिसाइड करेंगे अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि अच्छे कफ का निर्माण करना जरूरी है, जैसे कि बॉडी का वेट बनाना जरूरी है, बॉडी को बिल्ड करना जरूरी है। जैसे हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, इमारत का निर्माण करते हैं, तो हमें ईंट की, रेत की और मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो वो सब कफा है। और अगर इसी तरह से हम अपने शरीर में अच्छी चीजों को बनाना चाहें, मसल्स को बनाना चाहें, बोन को लंबा और स्ट्रांग बनाना चाहें, तो वो कफ से उनका निर्माण होता है। लेकिन दूसरा एक खराब कफ भी होता है, कि खराब कफ का मतलब है कि हमारे शरीर में पानी का जमाव हो गया, रिटेंशन हो गया। आपने नमक का सेवन किया तो नमक में पाया जाने वाला सोडियम हमारे शरीर में पानी की मात्रा को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और शरीर में वाटर का रिटेंशन होता है, सूजन आती है, और वाटर के रिटेंशन से ब्लड प्रेशर भी रेज होता है। तो यही कारण है कि खराब प्रकार का भी कफ हो सकता है, तो हमें पहचान कर उसे दूर करने के उपाय करने होंगे। तो पहले 3 रस कफ को तो बढ़ाते हैं, और उसी के विपरीत ये वात को कम करते हैं, क्योंकि कफ और वात दोनों विरुद्ध हैं। कफ का मतलब होता है मोटा, और वात का मतलब होता है पतला। कफ का मतलब होता है निर्माण, यानी मोटा होते जाना, और वात का मतलब होता है डिजनरेशन, पतला होते चले जाना। तो पहले 3 रस हमारे शरीर में कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से वो 3, पहला रस कौन सा है। तो मधुर रस की बात करें तो हम जानते हैं कि जैसे हम खाने में राइस का सेवन करते हैं, हम खाने में चावल खाते हैं, चावल खाने से ताकत आती है, ड्राई फ्रूट खाने से ताकत आती है। हम शक्कर का सेवन करते हैं, शक्कर का सेवन करने से, शक्कर का शरबत पीने से तुरंत हमारे शरीर में ताकत का निर्माण होता है। फलों को खाते हैं ताकत आती है, ग्रेन्स को खाते हैं ताकत आती है, और मीठा दूध पीते हैं ताकत आती है, और हनी का सेवन करते हैं तो ताकत आती है। हनी के तो ऐसे गुण हैं कि हनी को जिस चीज के साथ दिया जाए ये उसका रूप ग्रहण कर लेता है। तो हनी को अगर आप दूध में मिला के दोगे तो ये दूध के गुणों को बढ़ा देगा, और हनी को किसी अन्य चीज के साथ दोगे तो उसके गुणों को बढ़ा देगा। इसीलिए हनी को तो हम कहते हैं योग बाही, और योग बाही का अर्थ होता है गुणों को बढ़ा देना। तो यहाँ पर हमने हनी की मिठास के कारण उसे मधुर रस में रखा है, क्योंकि हनी, अगर कोई व्यक्ति अंडर वेट हो, कोई व्यक्ति कमजोर हो, आप उसको कह दो कि 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हनी डालकर रोज रात को ले, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका वेट पुट ऑन हो जाएगा, और उसके शरीर में ताकत बढ़ जाएगी, कमजोरी थकान दूर हो जाएगी। तो हनी क्या करता है, हनी को दूध से देंगे तो ताकत के निर्माण को कर बढ़ा देगा। और हनी को अगर हम और किसी चीज के साथ देंगे तो हनी उस औषधि के गुण को बढ़ा देगा। तो हमने देखा जितने भी मधुर रस होते हैं, सारे के सारे मधुर रस हमारे शरीर में कफ वर्धक होते हैं, कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं, और वात सामक होते हैं, यानी वात को शांत करते हैं। वात को शांत करते हैं। अगर आप काम करके आए हैं, बहुत थक गए हैं,
आपने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करके आप थक गए हैं, तो हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो गई है। तो उस वात की वृद्धि को हम कैसे ठीक करते हैं? उस वात की वृद्धि को हम लस्सी, मीठी लस्सी पीकर ठीक करते हैं। क्योंकि वात बढ़ता है तो हम मीठी लस्सी पीते हैं, हमारा वात शांत हो जाता है। हम मीठा दूध पीते हैं, हमारी थकान दूर हो जाती है। और इस तरह से हम मीठे फल खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी थकान दूर हो जाती है, वात शांत हो जाता है। इन सारी चीजों को हमने मधुर रस में रखा है, जो कफ को बढ़ाती हैं और वात को कम करती हैं। अब हमारा अगला जो रस है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने वाले 3 रस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तो मधुर है, दूसरा और तीसरा भी हमारे शरीर में कफ के निर्माण को बढ़ाता है। अगर हम दूसरे रस की बात करते हैं, सो लेट्स सी नाउ, लुक एट हियर, 1 मिनट। अब हम दूसरे रस की बात करें, तो दूसरा रस का मतलब होता है अम्ल रस या खट्टा। तो इसमें हमारा खट्टी चीजें आती हैं। ये खट्टी चीजें भी हमारे शरीर में कफ के निर्माण को बढ़ाती हैं और वात को शांत करती हैं। इसी कारण से कई लोग जब खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो शरीर में सूजन भी आ जाती है, क्योंकि शरीर वाटर को रिटेन कर लेता है, कफ के निर्माण को रिटेन कर लेता है। लेकिन आगे चलकर हम इसको और हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर आपने लस्सी का सेवन किया, लस्सी पी, आपने दही का सेवन किया, तो आपके शरीर में ताकत आ जाती है, क्योंकि कफ का निर्माण हो जाता है। और अगर शरीर में ज्यादा कफ हो तो हम बोलते हैं भाई लस्सी मत पीना, क्योंकि हम जानते हैं कि लस्सी पीने से कफ बढ़ जाता है। ऐसी अन्य कोई खट्टी चीज आप खाते हैं तो वो खट्टी चीजें सारी, जैसे कि बहुत सारी खट्टी चीजें हम देख सकते हैं, ऑरेंज है, नींबू है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, बहुत सारी चीजें, खट्टी चीजें, गुआवा है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ के निर्माण को करती हैं और वात को शांत करती हैं। तो अगर आप गुआवा भी खाते हो तो हमने देखा है कि हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है। तो कभी सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो तो हम बोलते हैं भाई गुआवा मत खाना, है ना, गुआवा खाने से कफ बढ़ सकता है। तो इन चीजों से कफ का निर्माण बढ़ सकता है। ग्रेप्स खाए और आपका कफ का निर्माण बढ़ सकता है, क्योंकि पहले तीनों रस कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं और वात को शांत करते हैं। हम आयुर्वेद में जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हम एक कपड़े की पोटली बनाते हैं और कपड़े की पोटली में नमक भी डालते हैं और नींबू भी डालते हैं। नमक और नींबू क्यों डालते हैं? क्योंकि नींबू तो हमारा अम्ल हो गया, और इसके बाद अगला रस आएगा लवण। तो अम्ल और लवण दोनों ही रस हमारे शरीर में वात को शांत करते हैं, वात शमक है। तो दर्द यानी वात, तो जब हम इससे जॉइंट के ऊपर सिकाई करते हैं तो वात शांत हो जाता है। तो हम नींबू डालते हैं, नींबू के पत्ते डालते हैं और कई सारी खट्टी चीजों को हम उसमें मिक्स करके, हमने बहुत पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रीटमेंट करके देखे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो खट्टी चीजों से भी हमारे शरीर में कफ का निर्माण बढ़ता है और वात शांत होता है। सो इन दिस वे नाउ, अब हम अगली बात करें। जैसे खट्टी चीजों में हमारे सारे पिकल्स भी आते हैं और चीज भी आता है, विनेगर भी आता है। इनके सेवन से भी हमारे शरीर में कफ का निर्माण बढ़ सकता है और वात शांत होता है। तो कफ का निर्माण बढ़ेगा और वात शांत होगा। तो अब खट्टी चीजों के पास अब हम अगली चीज की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्टी, नमक। तो नमक चाहे हम डायरेक्ट क्रिस्टल शुगर, क्रिस्टल सॉल्ट का प्रयोग करें, सी सॉल्ट का प्रयोग करें, या कई सारी सब्जियां, समुद्री सब्जियां होती हैं, सी वेजिटेबल्स होती हैं, जिनमें भी नमक पाया जाता है। तो कई सब्जियों में भी नमक होता है, कई हरी सब्जियों में नमक पाया जाता है। तो नमक किसी भी रूप में हमारे खाने में आ सकता है। तो नमक का भी एक गुण है, यह कफ वर्धक होता है, कफ के निर्माण को बढ़ाता है। इसलिए जब नमक का कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसका शरीर ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है और बॉडी में वेट और कफ को बढ़ा देता है। यही कारण है कि जो बीपी के पेशेंट है उनको हम बोलते हैं कि नमक मत खाना। नमक खा लिया तो क्या होगा कि आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए नमक का सेवन करने के लिए मना करते हैं। और भी कुछ कारण हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम पित्ता के चैप्टर में करेंगे। जब हम पित्ता का डिस्कशन करेंगे तब हम करेंगे। तो अभी मुख्य बात यह है कि अगर किसी ने नमक का सेवन किया और नमक ने कफ के निर्माण को बढ़ा दिया, नमक ने पानी को रिटेन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, आप देखोगे इसी कारण से आप कहीं भी नमक पड़ा हो और कुछ समय में वो नमी को एब्जॉर्ब करके थोड़ा गीला हो जाता है, क्योंकि कफ वर्धक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले 3 रस मधुर, अम्ल और लवण कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं। और अब हम आते हैं अगले 3 रसों पर। अब हम आगे के जब 3 रसों की बात करें तो अब हमारे चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का जो रस है उसे हम कहते हैं कटु, तिक्त और कषाय। तो चलिए हम पहले रस की बात करते हैं, जिसे हम कटु, कटु का मतलब होता है बहुत ही गर्म, उष्ण, पंजेंट।
तो कटु का मतलब होता है जो बहुत ही उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जैसे आपने चाय बनाई और चाय बनाया तो अदरक कूट के डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि आपको पता है कि अदरक कूट के डालोगे तो थोड़ा सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होगा, तो अदरक उसको निकाल देगा। आपने उसमें काली मिर्ची डाल दी कूट कर, क्योंकि काली मिर्ची भी आपके कफ को निकाल देगी। तो हमने बोला पहले दूसरे और तीसरे रस तो कफ को बढ़ाते हैं, पहले दूसरे और तीसरे रस तो कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन अब हम चौथे पांचवें और छठवें रस की बात कर रहे हैं, ये कफ को घटाते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, हम अदरक का सेवन करते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, चाय में हम काली मिर्च डालते हैं, या हम हर्बल टी बनाते हैं उसमें भी इनका प्रयोग करते हैं। अदरक ना हो तो उसके अभाव में हम अदरक सूखे हुए यानी सौंठ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पंजेंट होते हैं, काफी गर्म होते हैं, और ये अपने गर्म प्रभाव से क्या करते हैं कि हमारे शरीर में से ये फालतू का कफ निकाल देते हैं, फालतू का फैट निकाल देते हैं। तो अब आप देखो कि हमने इस बारे में एक डिस्कशन किया था कि हमारे जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है कि मुझे वेट कम करना है, मेरा वजन बढ़ गया है, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, आपको वेट कम करना है तो हम फिर उसे गर्म चीजें देते हैं। क्यों गर्म चीजें देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हॉट चीजें देंगे तो क्या होगा कि कफ शांत होगा, कफ कम होगा। तो हम पंजेंट चीजें देते हैं, और पंजेंट चीजों में हमने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसी को हम पंजेंट को ही आयुर्वेद में कटु बोलते हैं, कटु। तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है त्रिकटु, यानी तीन हमने पंजेंट औषधियों को मिलाकर एक पाउडर का निर्माण कर दिया। तो हमने तीन पंजेंट पाउडर को मिलाकर एक पाउडर का निर्माण कर दिया, जिसमें एक पाउडर है सौंठ, दूसरा है काली मिर्च, और तीसरा है पिपली, पिपली मूल। तो हमने तीन प्रकार की हर्ब्स को लिया, सौंठ को ले लिया, काली मिर्च को ले लिया, और हमने पिपली मूल को ले लिया। ये तीनों कटु रस वाली होती हैं, तीनों पंजेंट टेस्ट वाली होती हैं, तीनों गर्म नेचर वाली होती हैं। और जब हम तीनों का सेवन करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर से फालतू का कफ निकाल देते हैं, ये एक्सपेल कर देते हैं, हमारे शरीर को पतला बना देते हैं, और ये वात की वृद्धि करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। और वात वृद्धि का मतलब एंथुसियाज्म। आप सुबह सुबह उठे, मन लेजी हो रहा है, काम करने का मन नहीं है, आपने कहा चलो अदरक की चाय बनाओ, अदरक की चाय पी, और एकदम से माइंड एक्टिव हो गया, क्योंकि वाता बढ़ गया। वाता का मतलब होता है उत्साह, और कफा का मतलब होता है तंद्रा, नींद, आलस्य। तो आपने अदरक का सेवन किया और आपके अंदर अलर्टनेस आ गई। आप हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं, हर्बल टी बनाइए, उसमें थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च डालिए, और थोड़ा एक दो चीजें अपने स्वाद अनुसार और भी डाल सकते हैं। तो अदरक, काली मिर्च और जैगरी आपने डालकर एक अच्छी चाय बना ली, तुलसी के पत्ते डाल दिए, और आपने सुबह सुबह उठते ही ले ली। आप देखोगे कि एकदम आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। तो कुछ तुलसी के पत्ते ले लिए आपने, और उसमें डाला अदरक, उसमें डाला आपने काली मिर्च, उसमें आपने डाला थोड़ा सा गुड़ और जैगरी, और इनको बॉईल किया, और बॉईल करके इसकी चाय जैसी बनाकर आपने पी लिया। आपका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि वात की वृद्धि करेगा। वात का मतलब है उत्साह, और शरीर में ये कफ का नाश करेगा। तो फालतू का कफ अगर कहीं जमा होगा, कहीं आमा का निर्माण हो रहा होगा, आमा यानी अनडाइजेस्टेड फूड, ये उसको रोक देगा। तो हमारे घर में ये नियमित रूप से प्रयोग होने वाला एक पाउडर है। हम सौंठ का भी प्रयोग करते हैं, हम काली मिर्च का भी प्रयोग करते हैं, और हम पिपली मील का भी प्रयोग करते हैं। और जो च्यवनप्राश आता है, च्यवनप्राश में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। च्यवनप्राश में च्यवनप्राश में ऐसे 45 से 56 द्रव्य होते हैं, जिसमें सौंठ, काली मरी और पिपली तीनों पाए जाते हैं। यही कारण है कि च्यवनप्राश एक बहुत ही अच्छा कफ नाशक है। तो जो लोग भी कफ के शिकार होते हैं, जो लोग भी अस्थमा के शिकार होते हैं, जिनके शरीर में कफ ज्यादा होता है, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिन्हें मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उनको नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और च्यवनप्राश में तीनों घटक पाए जाते हैं। और अगर हम पंचकर्मा की बात करें, हम पंचकर्मा में भी देखते हैं कि हमारे किसी भी पेशेंट के अंदर कहीं हम जब शोधन करते हैं, हमारा शोधन का उद्देश्य होता है कि शरीर का पूरा फालतू की गंदगी निकल जाए, टर्बिडिटी निकल जाए, कफा निकल जाए, आमा निकल जाए, कुछ भी छूट ना जाए। तो एक तरफ तो हम व्यक्ति का शोधन करते हैं, और दूसरी तरफ उसके खाने पीने में भी ऐसा ही आहार देते हैं, ताकि उसका पेट में अग्नि प्रदीप्त बनी रहे। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है
कि सारे रोगों को अगर ठीक रखना है तो आपकी अग्नि अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी जठर अग्नि अच्छी है तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो हम अग्नि प्रदीप्त बनी रहे, इसलिए आयुर्वेद में एक 5 पाउडर का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। 5 पाउडर का कॉम्बिनेशन, ये पांचों पाउडर हॉट नेचर के होते हैं, पंजेंट नेचर के होते हैं, यानी कटु नेचर के होते हैं। इन 5 पाउडर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पंचकोल चूर्ण। हम इसका निर्माण अपने घर पर भी कर सकते हैं या आयुर्वेद की दुकान से भी ले सकते हैं। आयुर्वेद की दुकान पर पंचकोल काढ़ा भी मिलता है, तो पंचकोल काढ़े का भी सेवन कर सकते हैं। ये कसाय या लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। इसे आप 20-20 ml 2 बार खाना खाने के पहले ले सकते हैं। खाना खाने के पहले, इससे भी आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है और खाना ठीक से पचता है। पंचकर्मा में हम क्या करते हैं कि 5 पाउडर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पंजेंट नेचर के पाउडर, जिसमें एक होता है सुंठ, दूसरा पिपली, अगला पिपली मूल, अगला होता है चब्य और चित्रक। तो आयुर्वेद में सुंठ हम सब लोग जानते हैं, पिपली और पिपली मूल भी बड़े आराम से मिल जाती है। चब्य चित्रक आपको आयुर्वेद की दुकान पर मिलती है। ये 5 पाउडर के कॉम्बिनेशन को हम पंचकोल चूर्ण कहते हैं। और हम क्या करते हैं कि पांचों पाउडर को मिक्स करके इसके 1 चम्मच इसे लेते हैं और पानी में बॉईल करते हैं। पानी में बॉईल करते हैं और फिर पानी को छान लेते हैं। पानी को छानकर इस पानी में हम खाना पकाते हैं। तो साउथ इंडिया में तो मुख्य रूप से राइस पकाए जाते हैं, लेकिन हम कोई भी खाना पका सकते हैं इसमें। तो जब इसमें हम खाना पकाते हैं और पेशेंट को जब ये राइस सर्व करते हैं तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, आराम से पच जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारी जो किचन होती है वो किचन ना होके एक तरह की किचन फार्मेसी होती है। हमारी किचन की मसालदानी में क्या क्या नहीं होता, हल्दी, अजवाइन, इतने सारे मसाले होते हैं। और वो एक तरह की पूरी आयुर्वेद की दुकान है। हमारी जो मसालदानी होती है वो पूरी आयुर्वेद की दुकान है। ऐसी मसालदानी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ऐसी मसालदानी आपको थाईलैंड में मिलेगी, क्योंकि थाईलैंड में भी एक पूरा आयुर्वेद सिस्टम फॉलो होता है। ऐसी मसालदानी आपको कई एशिया की कंट्रीज में मिल जाएगी, लेकिन ऐसी मसालदानी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेगी। ये मसालदानी एक हमारे भारत की एक खोज है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा इसे किचन फार्मेसी बोलता हूं कि हमारी खुद की किचन फार्मेसी है। अगर एक व्यक्ति को, एक महिला को और पुरुष को, या घर की गृहिणी को अगर सही ढंग से किचन फार्मेसी को यूज करना आ गया तो उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। आपको हमारी मसालदानी में हम जनरली 4-6 चीजें रखते हैं, हल्दी, नमक, अजवाइन और ये सब 4-6 चीजें रखते हैं। लेकिन हम अगर एक बार ढंग से स्टडी करें और बड़ी मसालदानी बनाएं और अपने जितने भी हर्ब्स पॉसिबल है उन सबको रखें, और रोगानुसार रोगानुसार आप किसी के शरीर में वाटर रिटेंशन हो रहा है, आमा बन रहा है, आपने सौंठ डाला, काली मिर्च डाला, थोड़ा पिपली मूल डाल दिया छौंक में और खाने को बनाते समय, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर में से सभी लोगों के अंदर से सूजन, दर्द, वाटर रिटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम और आलस्य की प्रॉब्लम, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ये सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जनरली हमने देखा है कि ये बीमारियां अक्सर उन लोगों को होती हैं जो खाने पीने में सिर्फ बस खाना खाते रहते हैं। मसाले का प्रयोग एक ढंग से और वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। अगर आप मसालों का प्रयोग आप ढंग से और एक वैज्ञानिक रूप में करते हैं तो आपकी किचन एक फार्मेसी बन जाती है और आप कभी किसी बीमारी के शिकार नहीं होते। तो सौंठ, पिपली, पिपली मूल, चब्य चित्रक, इसको भी आप एक पांचों पाउडर को मिलाकर एक बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर लगता है कि आपकी अग्नि प्रदीप्त नहीं है या आपके शरीर में पानी जम रहा है, आपके शरीर में कफ जम रहा है, कफ जम रहा है, मोटापा आ रहा है, तो उस मोटापे को दूर करने के लिए, आप शरीर को पतला बनाने के लिए, अपनी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, भूख को ठीक से लगाने के लिए, और फालतू का आमा, अनवांटेड टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल, फालतू का फैट, इसे गलाने के लिए इस पंचकोल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ये भी ना कर सकें तो सिर्फ पंचकोल का काढ़ा भी बना बनाया मिलता है। सांडू कंपनी और कई सारी कंपनीज के काढ़े भी मिलते हैं। पंचकोल चूर्ण भी बना बनाया मिलता है मार्केट में। आप खुद बनाएं तो सबसे सबसे बेस्ट होगा, खुद बनाएं, क्योंकि आयुर्वेद का कोई भी पाउडर सबसे ज्यादा गुणकारी होता है शुरू के 6 महीने में, और 6 महीने के बाद उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है।
अब आपने मार्केट से पाउडर लिया, पता चला कि वो 1 साल 1.25 साल पुराना है, काम करेगा लेकिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना काम वो 3 महीने और 6 महीने में करता। तो पहले खुद बना लीजिए और ना बना सकें तो फिर बना बनाए ले लीजिए। तो आप त्रिकटु का प्रयोग भी कर सकते हैं। त्रिकटु का मतलब है जिसमें 3 चीजें हैं, सौंठ मरी पिपली, 3 चीजें हैं। और आप पंचकोल का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें 5 चीजें हैं। आप कोई भी एक चीज का प्रयोग करिए जो आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो ये पंचकोल और त्रिकटु ये हॉट नेचर होते हैं। इवन अगर हम बात करें कि ये जो मिर्च होती है, मिर्च भी गुणकारी है। हर आयुर्वेद में कभी भी हम एक फिक्स डाइट नहीं देते किसी को भी कि ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना, मिर्च मत खाना, तीखा मत खाना, ऐसा कभी नहीं बोलते हम पहले सामने वाले की बात सुनते हैं और फिर बोलते हैं भाई आपके लिए ये ठीक नहीं। अब अगर हम बात करें, ये सारी की सारी चीजें गर्म हैं और गर्म चीजें हैं, ये कफ को गलाएंगी, कफ को गलाएंगी और वात और एंथुसियाज्म को बढ़ाएंगी। अब मान लो किसी के शरीर में कफ ज्यादा जम गया है, किसी को कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैट होता है, तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। इवन आप अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो गोली भी बनती है जिसका नाम है लसुनादि बटी, और लसुनादि बटी का सेवन किया जाता है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। जब लसुनादि बटी का सेवन करते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम होने लगता है। आपको टैबलेट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि लहसुन की 4 कली, 3 से 4 कली छीलिए और सुबह कैप्सूल की तरह निकल जाइए। अगर रोज आप ये प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये लहसुन भी हमारे शरीर में गर्म इफेक्ट लेके आता है, कफ का नाश करता है। और मान लो किसी को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो गया तो हम क्या करते हैं कि प्याज भी लेते हैं और प्याज का 1 चम्मच रस और उसमें मिलाते हैं हनी और व्यक्ति को देते हैं। तो प्याज का 1 चम्मच रस जब हम हनी मिला के देते हैं तब भी उसके कफ का नाश होता है, फालतू की चर्बी का नाश होता है और उस व्यक्ति के अंदर उत्साह, एंथुसियाज्म बढ़ती है। तो इन सारी चीजों को अगर हम सही मात्रा में प्रयोग करें तो हमारे शरीर में उत्साह बढ़ जाता है। तो ये हमने बात की हॉट और पंजेंट के बारे में। अब इसके बाद अगली बारी आती है, हमने हमने बात करी अभी कटु के बारे में। कटु, कटु यानी गरम। अब हम बात करेंगे तिक्त और कषाय की। तो अब हम तिक्त और कषाय के क्रम में अब हम पहले तिक्त की बात कर रहे हैं। तिक्त का मतलब होता है कड़वा और विटर। तो आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं, यानी कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों चीजें ही कफ का नाश करती हैं, कफ का नाश करती हैं। कफ का नाश करने का अर्थ है कि वेट को कम करती हैं और वात को बढ़ाती है, यानी एंथुसियाज्म को बढ़ाती हैं। तो हम जब हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, हम आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि भाई दूध में हल्दी डाल के लेना। हम जानते हैं कि दूध में अगर हल्दी डाल के लोगे तो हल्दी क्या करेगी, कफ को निकाल देगी। तो अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है तो ये चीजें कड़वी होती हैं। जैसे हल्दी कड़वी होती है, परवल की सब्जी कड़वी होती है, करेला और नीम भी कड़वे होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति करेले का सेवन करता है, अगर कोई व्यक्ति परवल का सेवन करता है, नीम का सेवन करता है, हल्दी का सेवन करता है, तो हम बोलते हैं कि तो भी उसका वजन कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि आयुर्वेद में हम तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, इसे हम तिक्त बोलते हैं। तिक्त का मतलब है कड़वा। तो अब आप जाइए आयुर्वेद की दुकान पर और आयुर्वेद की दुकान पर आप जाकर बोलिए कि मुझे तिक्त रस की गोली चाहिए, आई नीड द टैबलेट ऑफ तिक्त रस। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ ऑप्शन। आपने मार्केट में जाके बोला कि आपको तिक्त रस चाहिए, तो 2 ऑप्शन है, वो बोलेंगे ठीक है पंच तिक्त चाहिए कि महातिक्त चाहिए। तो पंच तिक्त का मतलब है कि 5 औषधियों को मिलाकर एक औषधि बनाई गई है, यानी 5 कड़वी जड़ी बूटियों को मिलाकर, 5 हर्ब्स को मिलाकर एक औषधि का निर्माण किया गया है जिसे हम पंचतिक्त कहते हैं। और महातिक्त का मतलब है कि एक बहुत सारी कड़वी औषधियों को मिलाकर एक औषधि का निर्माण किया गया है। तो इसमें 5 कड़वी औषधियां हैं और इसमें बहुत सारी कड़वी औषधियां हैं। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको मिलता है पंचतिक्त घृत, ये घी के रूप में होता है, या पंचतिक्त टैबलेट, पंचतिक्त टैबलेट ये टैबलेट के फॉर्म में होता है, और ये काढ़ा और कषाय के रूप में भी मिल सकता है। इसी प्रकार से महातिक्त की बात करोगे तो महातिक्त घृत भी आपको टैबलेट के फॉर्म में
या घी के रूप में मिलता है। हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं घी के रूप में। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने पंचतिक्त घी दिया, पंचतिक्त घी का मतलब क्या है? तो पंचतिक्त घी का मतलब है ऐसी औषधि जिसके अंदर 5 कड़वी हर्ब्स हैं, बिटर हर्ब्स हैं। तो आयुर्वेद में इनका पूरा वर्णन है कि 5, एक है नीम, दूसरा है परवल के पत्ते, तीसरा है अड़ूसा, और इसी को हम बासा भी कहते हैं, अड़ूसा या बासा। अड़ूसा और बासा कफ की एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, कफ का नाश करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। एक होती है कंटकारी, कंटकारी भी कांटे कांटे वाली एक औषधि होती है जो कफ का नाश करती है। कंटकारी का प्रयोग हम कफ और अस्थमा के पेशेंट के लिए काफी करते हैं। और एक होती है परवल, एक होती है गिलोय। गिलोय हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। तो जब हम 5 औषधियों को मिला देते हैं तो 5 औषधियों को मिलाकर बनता है पंचतिक्त घी, पंचतिक्त। और जब इन औषधियों को हम खूब बॉईल करते हैं और फिर उसका काढ़ा छानकर उसे घी में बॉईल करते हैं और फिर उससे बन जाता है पंचतिक्त घी। फिर हम बोलते हैं अपने पेशेंट को कि क्या करना, कि 20 ml घी रोज सुबह खाली पेट पीना, रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी से। और इसके बाद 2 घंटे तक कुछ लेना मत, 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। और ऐसा 21 दिन करना, फिर 7 दिन का ब्रेक करना, फिर से 21 दिन करना, फिर 7 दिन का ब्रेक करना, फिर से 21 दिन करना, फिर 7 दिन का ब्रेक करना। आप ऐसा 3 बार करोगे, आपके शरीर में फालतू की चर्बी, कफ, कोलेस्ट्रॉल सब निकल जाएगा। आपका शरीर हल्का लाइट हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, क्योंकि वजन भी एक तरह का कफ होता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का कफ होता है, फालतू की टर्बिडिटी भी एक तरह की कफ होती है। जब फालतू का गंदा कफ निकल जाएगा, आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नीम वैसे भी हमारी स्किन को अच्छा बनाता है। बासा कफ की बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसलिए पंचतिक्त घृत कफ वाले पेशेंट के लिए, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए भी अच्छा है। कंटकारी भी कफ को दूर करता है और गिलोय इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। तो जब कोई व्यक्ति पंचतिक्त घृत का सेवन करता है या पंचतिक्त को किसी भी रूप में सेवन करता है तो उसे बड़ा फायदा होता है। घी के अंदर एक क्वालिटी होती है। हमारे मन में प्रश्न आता है कि घी के रूप में क्यों, क्या घी से वजन नहीं बढ़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। घी से वजन नहीं बढ़ता है इस औषधि के साथ, क्योंकि जब घी इस औषधि के साथ दिया जाता है तो घी के माध्यम से औषधि हमारे पूरे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी डीपर लेवल में पहुंच जाती है। सपोज करो अगर हमने यही औषधि दी होती लेकिन घी के साथ नहीं दी होती, तो औषधि हमारे पूरे 7 लेवल्स तक नहीं जा पाती, केवल कुछ सुपरफिशियल लेवल पर जाकर नष्ट हो जाती। तो जब हम औषधि को घी में उबालते हैं, और घी में इसीलिए उबाला जाता है कि घी के अंदर एक गुण होता है कि घी के ऊपर औषधि सवार होगी और डीपर लेवल तक पहुंच जाएगी। तो घी आपको आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां मिलेंगी, पंचतिक्त घी, महातिक्त घी, और बहुत आपको सैकड़ों घी मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार के घी, और वो घी हमेशा देसी गाय के घी, दूध से बने हुए घी होते हैं। कभी भी वो जर्सी गाय या ये मार्केट में जो घी मिलता है मिक्स, इसके घी नहीं होते। तो कई सारी बहुत अच्छी कंपनी है, आप देखोगे कि साउथ इंडिया की कई कंपनीज हैं, इवन गुजरात और नॉर्थ इंडिया की कुछ कंपनीज हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की औषधि बनाती हैं। जैसे आपने सुना होगा वैद्य रत्नम, नागार्जुना, कोटाकल आर्यवैद्यशाला, और ये आपकी कोयम्बटूर की आर्यवैद्य फार्मेसी, ये बहुत अच्छी औषधियां बनाती हैं। इनकी आप ले सकते हैं, इनकी औषधियां काऊ घी में बनती हैं। और और फार्मेसी तो बहुत है, कई बार आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिसाइड करना कि किस किस फार्मेसी की मेडिसिन है। तो पंचतिक्त घृत का प्रयोग आप कर सकते हो। हम इन पंचतिक्त घृत का प्रयोग हम काफी करते हैं। जब हम व्यक्ति को एनीमा देते हैं तब भी हम स्किन और कफ वाले रोगों के लिए इन 5 औषधियों के काढ़े का प्रयोग करते हैं, और उसमें कुछ और हर्ब्स मिलाकर हम एनीमा बनाते हैं। तो कुल मिला के अभी हमारा जो मुख्य कंसर्न है तिक्त। जब भी हम तिक्त रस देते हैं, जब भी हम कड़वा रस देते हैं, तो इससे व्यक्ति के शरीर का कफ निकल जाता है और उसका रक्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कड़वी चीजें रक्त को भी शुद्ध करती हैं। इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा हम होगा जब हम बात करेंगे पित्त की। ओके। तो अब जब हम किसी व्यक्ति को परवल का जूस पिलाते हैं, करेले का जूस पिलाते हैं, नीम का जूस पिलाते हैं और हल्दी का प्रयोग करते हैं, तब भी शरीर में कफ का नाश होता है और फालतू की टर्बिडिटी दूर होती है। इसलिए परवल की सब्जी, जब किसी को फीवर आता है
उस समय काफी रिकमेंडेड है, तो हम परवल का सूप और परवल की सब्जी पिलाते हैं। तो इस तरह से हमने तिक्त का डिस्कशन किया। अब आखिरी हम कसाय का डिस्कशन करेंगे। तो ये कषाय का हम डिस्कशन कर रहे हैं। कसाई का मतलब है जो आपको कस दे। जैसे आपने जामुन का सेवन किया और आपको लगेगा यार मुंह कसा कसा, तो कसाय रस बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें कसाय रस जरूर होना चाहिए। और जब हम मंजन का प्रयोग करते हैं और मंजन को अपने दांतों पर घिसते हैं, तो उसके कसेलेपन के कारण वो हमारे मसूड़े और दांत को आपस में कस देता है, तो लूजनिंग ऑफ द टीथ नहीं होती है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, सब लोगों के दांत हिल रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने मंजन में कषाय रस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप आज भी कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ले लें, किसी भी आयुर्वेद कंपनी का आप दंत मंजन का प्रयोग करें, आप सिर्फ एक बार करके देखिएगा, करने के बाद आपको बड़ा कसाब जैसा महसूस होगा अपने दांतों में। क्योंकि ये जो कसेलापन है ये हमारे दंत मंजन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कसेलापन होता है तभी वो कसने का काम करता है। आयुर्वेद में तो बहुत वर्णन है कि नीम की दातुन, बबूल की दातुन ये करना चाहिए। और बबूल की बात करोगे तो बबूल में भी कषाय रस होता है, और बबूल भी आपके दांतों को और मसूड़ों को कस देता है। तो जैसे अब हमने अपनी दाढ़ी बनाई, और दाढ़ी बनाने के बाद अगर हमने ये फिटकरी लगा ली, तो फिटकरी एक बहुत ही शानदार कषाय रस है। और जब हम फिटकरी को लगाते हैं तो हमारा ब्लड बंद हो जाता है। कषाय रस का काम है कसना, ये ब्लीडिंग को रोक देता है। तो इसी तरह से जामुन का सेवन करते हैं। जामुन, ये सारी चीजें कफ का नाश तो करती ही हैं, और वात यानी एंथुसियाज्म को बढ़ाती हैं। तो डायबिटीज वाला पेशेंट जब जामुन का सेवन करता है, उसके शरीर में फालतू का कफ निकल जाता है और शरीर के अंदर एंथुसियाज्म बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हम केले की बात करें, कच्चा केले में कसा रस होता है, लेकिन जब केला पक जाता है तो उसमें मधुर रस पैदा हो जाता है। और केला ही नहीं, आप कोई भी कच्ची अगर फल को देखें तो उनमें कसा रस होता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, आप किसी भी जो फल होते हैं कच्चे फल, उसको फट से काट कर थोड़ा सा उसका ऐसे गूदा जैसा बनाकर लगा दो, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो रुक जाती है। क्योंकि कसेले स्वाद में यह गुण होता है कि वो स्तंभन करता है। स्तंभन का अर्थ है कि ब्लीडिंग को रोकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ब्लीडिंग को रोकना हो तो आपको कसेले रस का सेवन करना होगा। आप पंचकुल और त्रिकटु में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, एक दो चीजों का अंतर है। फाइन। सो क्लोजिंग द सेशन नाउ। अब हम मिलेंगे गुरुवार को। थैंक यू सो मच।